नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगी। इस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद विरासत में मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 के बाद से अखिलेश लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, जो कि होगा वर्ष 2014, 17 और 2019, जिसमें बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की। यहां तक कि मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सर, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश जी विरासत में मुख्यमंत्री बने थे। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको जो है चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को पद से सुपोषित कर दिया 2012 में, और उसके बाद वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2014 में मुख्यमंत्री थे और उनको पहले तो ज़मीन खिसक गई। भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 330 सीटें जीती। 2019 में अपने घोर विरोधी मायावती को साथ लेके आए। दोनों लोग मिल के चुनाव लड़े, लेकिन मोदी जी और योगी जी के लहर को नहीं रोक पाए और प्रचंड बहुमत से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और उसके बाद 2022 में वो कहते थे कि 400 सीटें पाएंगे, और जनता ने बता दिया 38 सालों के बाद योगी जी दोबारा कोई मुख्यमंत्री रिपीट होकर के आया तो योगी जी आए। इसलिए लगातार वो हार रहे हैं। वो भी बोले थे उपचुनाव में कि 2027 का सेमीफाइनल है, और आपने देखा है कि जिस तरह से उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें भाजपा जीती, और जिस सीट पर वो करहल में MLA थे वो 67,000 वोटों से जीते थे, 13,000 पर सिमट कर रह गए। तो जनाधार वो खोते जा रहे हैं। नेताजी के साथ के लोग आज जो है उनके साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में 50 साल तक कोई सत्ता में आने वाली नहीं है। इसलिए ये हसीन सपने न देखें। आगरा की पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े। आगरा प्रयागराज में जिस तरीके से पोस्टिंग कहा है कि ठाकुरों को ज़्यादा पोस्टिंग दी जा रही, दलितों को कम दी जा रही, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, और तो और खुद मायावती जी का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तो ये दलित हित ऐसी की बात नहीं कर सकते। बंगाल की घटना को लेकर कह रहे हैं बीजेपी का हाथ था, जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ की सरकार जानबूझकर के हिंसा करा रही है और वहाँ के नियंत्रण से बाहर है, और ये ममता बनर्जी जानबूझकर के ये सब चीज़ों को हवा दे रही। जौनपुर के तिलवारी गांव के निवासी संदीप सिंह ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपने बेटे शिवेंद्र प्रताप सिंह का शव ईरान से भारत लाने की अपील की। मर्चेंट नेवी में टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत 22 वर्षीय शिवेंद्र की 27 मार्च को ईरान के किस आइलैंड पोर्ट पर जहाज में हादसे में मौत हो गई थी। वह परिवार का इकलौता बेटा था और डीएम ने परिजनों को जल्द शव लाने का आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह। कहाँ आए हैं, क्या मामला है? हम डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। मेरा बेटा ईरान में है। आज 27 मार्च को उसकी डेथ हुई और अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं आई है। कितना दिन हो गया? तकरीबन 22 दिन तो हो गया। क्या आश्वासन मिला दिए? अब आप लोग ही किसी माध्यम से कुछ सहयोग कर सकें तो कीजिए।
सीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब से मैंने कहा कि सर जो भी प्रक्रिया हो उसको शीघ्र पूर्ण करवाइए और हमारे बेटे की डेड बॉडी मंगवाइए। और डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि जो भी हो सकता है हम जल्दी से जल्दी करेंगे। अब इसके आगे तो वो भी क्या कर सकते हैं जो दूसरे देश में है। ईरान में क्या करते थे? वो एक शिप पे गए थे, उसमें टेक्नीशियन थे। डेथ कैसे हुई? डेथ वो लाइफ बोट टेस्टिंग में लाइफ बोट उनके ऊपर गिर गई। कितने दिन पहले विदेश गए? वो 17 फरवरी को गए थे और ये 27 मार्च को हुआ। कितने दिन से विदेश रहते थे? ये पहली बार ही गए थे। क्या फोन पे उनसे आपसे बातचीत हुई थी? फोन से बातचीत हुई थी? वहाँ जस्ट 5:27 मतलब शाम को 17:27 पे उनकी डेथ हुई, लेकिन 4 बजे मेरी बात हुई थी उनसे, वो इंडियन टाइम के हिसाब से। कैसे सूचना मिली कि डेथ हो गई? मुझे सूचना एक एजेंट के द्वारा मिली, जिसके द्वारा हमने उसको भेजा था। और बाद में हमें सूचना कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिली। वहाँ का जो थर्ड अफसर था शिप का, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। क्या चाहते हैं इसमें? न्याय चाहते हैं सर कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी आ जाए। बाकी जो अब उसके आगे क्या कहें, जो कंपनसेशन हो, ये हो, जो भी होता हो। हम किसान आदमी, हम क्या बता सकते हैं। क्या प्रयास किए अभी तक आपके द्वारा? हमारे द्वारा तो प्रयास सर, मैंने मेल भेजा विदेश मंत्रालय को, डीजी शिपिंग से मेल भिजवाया, लेकिन डीजी शिपिंग की कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आई, क्योंकि डीजी शिपिंग खुद इन्वॉल्व है ऐसे कामों में जो कि ऐसे लोगों को अथराइज्ड करती है कि फालतू काम करें। डीजी शिपिंग वालों ने ही तो उसको आरपीएसएल नंबर दिया था। अगर डीजी शिपिंग ऐसा न करती तो आज वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। और डीजी शिपिंग के अप्रूवल के हिसाब से तो इमिग्रेशन अफसर ने उसको पास किया होगा, अदरवाइज हाउ कैन ही विल पास हिम। लखनऊ के एक निजी 5 स्टार होटल में 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग द्वारा युवाओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के उद्देश्य से की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित इस कार्यशाला में पहले दिन तकनीकी सत्र हुआ और जिसमें विशेषज्ञों ने बेंच केंद्र और उम्मीदवार प्रबंधन जैसे विषयों पर जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को उनके क्षेत्र में ही रोजगार से जोड़ना था। वो बच्चे भी सर्टिफिकेट लेकर के और गवर्नमेंट में जाकर के, विभाग में जाकर के अपने लिए अपना प्रोजेक्ट दाखिल करके अपने ऋण ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, किसी प्रकार की गारंटी उसके अंदर नहीं देनी होती है और गारंटी न देकर के सीधे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं और बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा मिलता है और युवाओं को रोजगार करने के अंदर अवसर मिलते हैं। जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास, उसके अंदर जिस प्रकार से आज कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप 3 दिन की हुई है, मैं धन्यवाद करूँगा अपने प्रमुख सचिव का, अपनी पूरी टीम का, MISB, हमारी ITI के प्रिंसिपल्स, MDs, इसके अलग अलग 3 दिनों के अंदर ये सब लोग आएंगे और उनको आगे उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी बातों को सुनना, डिपार्टमेंट कैसे और आगे बढ़े, कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड बने, कैसे युवाओं को जो हमारा टारगेट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। पूरे हिंदुस्तान को हमको $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको डेवलप करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको लगातार उत्तर प्रदेश की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए हमारा डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। युवा स्किल्ड होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम बहुत तेजी के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं। होमिल टीवी से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके अपने क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। मंत्री
कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बात कर रहे हैं। सर, युवाओं को रोजगार देने में बड़ी पहल की, लाखों लोगों को युवाओं से जोड़ा गया है रोजगार से। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का क्या है? हाँ, लखनऊ के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हमारी हो रही है और आपने देखा होगा कि हमारे PIA, हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स, हमारे बाकी सब अधिकारी मिलकर 3 का शानदार मंथन, पूरे प्रदेश के सब लोग हमने इसके अंदर बुलाए हैं। ट्रेनिंग पार्टनर्स बुलाए हैं, काम करने वाले लोग बुलाए हैं, पूरा डिपार्टमेंट के लोग बुलाए हैं, MIS में बुलाए हैं, प्रिंसिपल बुलाए हैं, ZD बुलाए हैं। वो अलग अलग 3 दिन के अंदर ट्रेनिंग भी देंगे, लेक्चर्स भी होंगे, उसके अंदर बच्चों को मोटिवेट करने का काम करेंगे। कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा काम होता है उसमें हम आने वाले समय क्या माना जाए, जो ये 3 दिवसीय वर्कशॉप है, इससे युवाओं को फायदा मिलेगा या आने वाले समय युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र में गाँव के बच्चों को और अधिक हम ट्रेनिंग देंगे। गाँव को हम फोकस कर रहे हैं, गांव के युवाओं को अधिक रोजगार मिले, उनको अपने जनपद के अंदर ही रोजगार मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझको लगता है शानदार परिणाम इसका है। युवाओं को उनके गांव में रोजगार मिले, उनके गृह जनपद में रोजगार मिले, इस पर मंथन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बलिया जिले को बेहतर सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 390 करोड़ की बाईपास परियोजना सहित कुल 61 सड़कों की मंजूरी भी मिल चुकी है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बचे हुए कार्यालयों में सभी विकास वादे पूरे किए जाएंगे और इस दौरान उन्होंने पूर्व CM अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर भी तीखे हमले किए। बेहतर विकास के लिए अभी आप 2 जगह दौरा किए, क्या क्या सौगात दिए हैं? देखिए, जो लोगों का यहाँ वो था कि बाढ़ में सड़कें जो है नहीं रहने के कारण बड़ी दिक्कत होती थी जिला मुख्यालय से, और शहरों से लोग कट जाते थे। 3 महीना इन लोगों की ज़िंदगी बहुत नरक बन जाती थी। इसके लिए चुनाव के समय में भी हम लोगों ने कहा था। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उसका आज मैंने शिलान्यास किया। 38 करोड़ रुपया से जो इसका अप्रोच रोड बनने जा रहा है, और उसके बाद जो हमारी जो छोटी छोटी 12 सड़कें थी, तो 1 करोड़ से लेकर के 40 लाख 30 लाख की थी, उसका भी आज शिलान्यास हुआ। तो अब इधर रोडों की जो समस्या है उससे जो है अब समाधान हो जाएगा। बाढ़ के समय में भी लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और सड़क है, अभी उसको हम लोग अभी रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन उसको चौड़ीकरण करा करके, थोड़ा ऊंचीकरण करके उसको बनाना है, जो हमारे ब्यासी, प्राणपुर और जमही दियर तीनों को जोड़ता है। वो ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी थी आज से 20-25 साल पहले, लेकिन वो सड़कें एकदम टूट गई है। उसको भी नए सिरे से उसको पिनोडी में लेकर के बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है, वो भी जल्द उसको बनाएंगे। और इस क्षेत्र में शिक्षा का भी हम लोग चाहेंगे कि एक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खुले, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुदूर शहर में जाना पड़ता है और वहाँ आना और जाना, हमारी बहुत सारी बेटियाँ भी जाती हैं और दियारा एरिया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा का भी यहाँ हम लोग विद्यालय खोले। क्या मंशा है मंत्री जी? अभी और 2-2.5 साल बचे हैं, अभी क्या मंशा है आपके अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, जो वादे हमने किए थे 16 पॉइंट था। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो निकाल लेंगे। आप देखिए उस समय का जो मैं अखबार में मेन पृष्ठ पर सभी अखबारों में विज्ञापन दिया था और हर घर में पर्चा बांटा था कि मैं यदि विधायक बनूंगा तो ये हमारा योजना है बलिया के लिए। तो 16 को तो हम कर ही रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो 16 को हम यदि 50 तक न करें तो मैं जनप्रतिनिधि नहीं। किस तरीके के रूप में देखना चाहते हैं विधानसभा को? अपने विधानसभा को मैं एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहता हूं, जो विकसित विधानसभा है उससे बेहतर विधानसभा बनाना चाहता हूं। आज देखिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बनाना चाहता हूं। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चे बाहर न जाएं, ऐसा बनाना चाहता हूं। हमारे किसानों के लिए जो हम पैकेजिंग हाउस बना रहे हैं, हम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। यहीं पर सब कुछ हो कि जो हमारे बच्चे बाहर न जाएँ, यहीं पर उनको रोजगार प्राप्त हो। जी मंत्री जी, आज देखा जाए कि अखिलेश यादव जी राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कर्णी सेना को योगी का सेना बता रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार से इनको फंडिंग मिलती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से भी इस विचारधारा की रही है। भारत माता को डायन कहने वाले आजम खां को बहुत लंबे समय तक महिमा मंडित करके समाजवादी पार्टी रखी थी।
और उसी पे रास्ते पर ये जो है ये लोग जो है जो महापुरुषों को जो अपमानित करे उसको ये लोग सम्मानित करने का काम करते हैं और उसी कड़ी में आज वो कर रहे हैं। पीडी अभियान पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पे मोदी सरकार ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है? देखिए वहाँ पर की सरकार जानबूझ करके हिंसा करा रही है और सरकार की नज़र है, खुद स्वयं वहाँ के जो राज्यपाल हैं मौके पर जा रहे हैं और जो भी स्थिति होगी वो सरकार को अवगत कराएंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य नहीं होने देंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, राज ठाकरे का हिंदी पर हम सबका जो है गौरव है, हमारा माने हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो इसका सम्मान सदैव होना चाहिए। ठीक। झारखंड के बोकारो जिले के लुगु पहाड़ में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें 1 करोड़ के इनामी टॉप नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग माझी भी शामिल हैं। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सुरक्षा बलों की सराहना की और कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की मुहिम तेजी से जारी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की है। झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूं, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपीएफ, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो सीआरपी की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। और इसमें हमारे सभी एजेंसीज, विशेष करके सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस, जेजे और हमारे मुख्यालय के सारे सीनियर वरीय अधिकारी, एडीजी ऑपरेशंस, आईजी ऑपरेशंस, आईजी सीआरपीएफ, आईजी जेजे, एसपी बोकारो, डीआईजी और आईजी बोकारो, इन सभी ने मिल करके रात भर इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे हमने वर्क किया है। बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में, कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस ज़िले में अमन, चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है
जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है ये इनके लिए एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बनाड़ उतरसू संगम क्षेत्र में भाजपा ने एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया और इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश कौल ने किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया और वर्तमान सरकार पर वादे न निभाने का आरोप भी लगाया। कौल ने दावा किया कि पारंपरिक दल हैरान है कि बीजेपी को कश्मीर में 1 लाख से अधिक वोट मिले और आगामी चुनावों में पार्टी और मजबूती से आएगी। हारमल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ बनाड़ और तुरसू के इलाके में। जी हाँ, आपको बता दें आज यहाँ पे बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्कर्स कन्वेंशन का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। आपको ये भी बता दें जो अपोजिट पार्टी के साथ लोग थे वो वहाँ से बाकी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया और बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के साथ ज्वाइन भी किया है। तो इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कौल ने की है। तो इसी प्रोग्राम के हवाले के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग राकेश कौल के साथ बात करने की कोशिश करूँगा। हारमल टीवी के लिए शाह इम्तियाज़, अनंतनाग, कश्मीर। निसार साहब, जनरल साहिबान आए, उनको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम सर। दावत देना चाहता हूं कि वो राकेश कौल साहब को भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू वेरी मच। इसने कांग्रेस से किनारा कशी किया और भारतीय जनता पार्टी, इसने कांग्रेस से किनारा कशी किया और बहाने साहब मंजूर साहब आइए, अब्दुल्लाह साहब वाली शाबाश आमिर अहमद मीटिंग था ज्वाइनिंग जो हमारे किसान मोर्चा साइलेंट हमारे जो भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं उनके 40 बंदे उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है। ये ज्वाइनिंग क्या है? ये दिल टूटे जो पार्टियों से जिन्होंने शासन किया और आज भी उनको मौका दिया था इस मेरी बरादरी ने, मगर जब तच वन कशिर को तसला गसी, जब दिल टूट गया और आज इन्होंने कहा कि नहीं हमें वहाँ नहीं जाना है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हारमल टीवी।